हेलो फ्रेंड्स, वेलकम राणा कॉमर्स। आपके सिलेबस के अंदर 30 मार्क्स का वेटेज जिस पोर्शन को मिला हुआ है उस पोर्शन के अंदर अकाउंटिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप उस टॉपिक में चैप्टर नंबर 2 एडमिशन ऑफ पार्टनर चल रहा है, जिसके अंदर हमने अब तक अपने लास्ट 3 वीडियोस में जो टॉपिक कवर किए हैं उसमें कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है ये हमने किया है। सेकेंड, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इस पोर्शन में हमने कवर किया है। अगर आपने मेरे ये दोनों ही वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस टॉपिक को करने से पहले वो वीडियोस जरूर आप देखें, जिससे ये पूरा पोर्शन आपका कवर होगा। टॉपिक आज हम लेके चल रहे हैं टॉपिक नंबर 3, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो उससे पहले बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, ओल्ड पार्टनर उन एसेट्स और लायबिलिटीज की बुक वैल्यू को रियल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप इस टॉपिक को यहाँ पर ही अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं तो आगे जो चैप्टर्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में आपको करने हैं, जिसमें रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप एंड डेथ ऑफ, वहाँ भी हमें ये हेल्प करेगा। Revaluation of assets and reassessment of liabilities at the time of reconstitution of partnership firm means at the time of admission of partner. At the time of admission of new partner, it is always desirable to ascertain whether the assets of the firm are shown in books at their current or market value. Similarly, a reassessment of liability is also done so that these are brought in a book at their current value. It is necessary to revalue assets and liability of a firm in case of admission of partner, so that the new partner is neither put to an advantage nor to disadvantage due to change in market value of assets and liabilities. एसेट्स और लायबिलिटीज में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करते हैं, सो दैट रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज डन विद द हेल्प ऑफ एन न्यू अकाउंट कॉल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। समटाइम दिस अकाउंट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। दिस टाइप ऑफ अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। 11th क्लास के अंदर गोल्डन रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम हमने किया है। उसके अकॉर्डिंग अकाउंट्स को 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, पर्सनल अकाउंट एंड सेकेंड, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को 2 सब पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, रियल अकाउंट एंड सेकेंड, नॉमिनल अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट की नेचर का अकाउंट है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट्स की रूलिंग्स इसको कवर करती है। सो दैट अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, व्हाट इज द रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर डीआर साइड जो भी लॉसेस हो रहे हैं, इट मीन्स अगर किसी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, मतलब एसेट्स की बुक वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर जो दी हुई है उससे मार्केट वैल्यू कम है, तो एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही होती है, तो उसे हम डीआर साइड में लिखते हैं। तो डिक्रीज इन एसेट्स। नंबर 2, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अगर किसी बिजनेस के अंदर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये बिजनेस के लिए लॉस होता है, इसलिए ये भी डीआर साइड में हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में रखेंगे। नंबर 3, प्रोविजन एंड रिजर्व और स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन मेड। अगर कोई प्रोविजन हमें क्रिएट करना है
तो रिवैल्यूएशन के डीआर साइड में उसे रिकॉर्ड करना है। इन अदर हैंड, सीआर साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन के सीआर साइड में आएगा। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी की वैल्यू पहले से डिक्रीज हो रही है तो ये सीआर साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे। एंड थर्ड, एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व डिक्रीज और फुली रिटन ऑफ। बैलेंस शीट के अंदर जो प्रोविजन या स्पेसिफिक रिजर्व दिया हुआ है उसकी वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर साइड में आपको रिकॉर्ड करना है। तो चलते हैं रिवैल्यूएशन के फॉर्मेट की तरफ। जैसा कि आपके साथ डिस्कस मैंने किया है, रिवैल्यूएशन के डीआर एंड सीआर साइड। डीआर साइड के अंदर टू एसेट्स मीन्स अगर किसी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है डीआर साइड में लिखना है। अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है रिवैल्यूएशन के डीआर साइड में उस लायबिलिटी को लिखना है। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है मीन्स बैलेंस शीट में वो लायबिलिटी नहीं दी है लेकिन एडजस्टमेंट में लायबिलिटी दी हुई है तो उसकी फुल वैल्यू से हमें रिवैल्यूएशन के डीआर साइड में उस लायबिलिटी को लिखना है। अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस के अंदर जो एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन हो रहा है उसने अपनी सर्विसेज दी हैं तो फर्म उसे कुछ रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करती है तो उस पार्टनर के नेम से उसके कैपिटल अकाउंट में ये अमाउंट शो किया जाता है। तो रिवैल्यूएशन के डीआर साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उस रेम्यूनरेशन को हम यहाँ पर शो करते हैं। अगर कोई एक्सपेंसेस हुआ है एसेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन करते समय तो वो एक्सपेंसेस डेबिट साइड में टू कैश या बैंक के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि वो पे कर दिया गया होगा। उसी तरह से रिवैल्यूएशन के सीआर साइड में किसी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसका डिफरेंस जिस वैल्यू से वो इंक्रीज कर रही है उस वैल्यू को हमें रिवैल्यूएशन के सीआर साइड में लिखना होता है। उसी तरह से लायबिलिटीज अगर डिक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन के सीआर साइड में। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है जो बैलेंस शीट में पहले से रिकॉर्ड नहीं है लेकिन अब रिकॉर्ड करनी है तो वो एसेट्स रिवैल्यूएशन के सीआर साइड में फुल वैल्यू से रिकॉर्ड की जाएगी। इसके बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के दोनों साइड के टोटल करते हैं और जो डिफरेंस आता है अगर सीआर साइड का टोटल डीआर साइड के टोटल से एक्सीड है तो वो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है और ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके ओल्ड रेशियो में। तो इसलिए इसे हम रिवैल्यूएशन के डीआर साइड में शो करेंगे प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाई कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसे डिवाइड कर देंगे। उसी तरह से अगर डीआर साइड का टोटल सीआर साइड के टोटल से एक्सीड है तो ये रिवैल्यूएशन लॉस होता है और लॉस को भी ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बियर करते हैं। तो इसे सीआर साइड में बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाई कैपिटल अकाउंट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करके शो करेंगे। रिवैल्यूएशन रिलेटेड कुछ जनरल एंट्रीज हमें करनी है। एंट्री नंबर 1 फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट नरेशन वैल्यू ऑफ एसेट्स decreased. For increase of value of assets account debit to revaluation account narration value of assets increased. Next,
एंट्री नंबर 3, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। जनरल एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव लायबिलिटी अकाउंट। नरेशन, वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इंक्रीज्ड। एंड नेक्स्ट, फॉर डिक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन, being value of liability decreased. For unrecorded assets, entry will be respective assets account debit to revaluation account. Narration, value of assets recorded. For unrecorded liability, revaluation account debit to respective liability account. For expense of revaluation, एंट्री हम लोग करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर रिवैल्यूएशन के अंदर प्रॉफिट होता है तो फॉर प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस को शो करता है तो उस कंडीशन में हमें एंट्री करनी है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये कॉमन एंट्रीज हम लोग करते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जिस तरह से एडजस्टमेंट आता है उस तरह से कुछ और एंट्रीज ऐड हो जाती हैं। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं जिससे और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। The question is, A and B are partner who share equally. C is admitted into the partnership for 1/3 share, bring in rupees 4 lakh as capital and rupees 40,000 for premium for goodwill. Pass journal entry, prepare necessary accounts means यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए इंडिकेशन है, एज वेल एज बैलेंस शीट भी आपको बनानी है। तो बैलेंस शीट हमें दी हुई है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में सन्डी क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स दिया हुआ है। एसेट साइड में फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टॉक, पेटेंट, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट एंड बैंक की वैल्यूज दी हुई हैं। अब कुछ एडजस्टमेंट हमें दिए हुए हैं। नंबर 1, फर्नीचर इज रिड्यूस बाय 10%, 2, पेटेंट इज रिड्यूस टू 60%, investment of rupees 30,000 but taken over by partner A and B equally at 24,000. Remaining investment were revalued at 18,000. Adjustment number 4, building appreciate at or 2 rupees 5,50,000. Point number 5, plant and machinery be valued at 125%. इट मीन्स 25% से प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20%। नंबर 7, ए क्रेडिटर ऑफ रुपीज 20,000 इज नॉट लाइकली टू क्लेम हिज मनी एंड इज टू बी रिटन ऑफ 5% ऑफ द प्रोविजन क्रिएटेड ऑन रिमेनिंग क्रेडिटर्स फॉर डिस्काउंट। पॉइंट नंबर 8, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल बी पेड ऑफ। पॉइंट नंबर 9, a unrecorded liability on the account of damage of rupees 7,000 is settled at 5,000. Point number 10, expenses of revaluation of assets paid rupees 10,000. Maximum adjustment मैंने इसमें डाले हैं, इसे हम व्हाइट बोर्ड पर सॉल्व करके देखते हैं। ये क्वेश्चन स्पेशली
रिवैल्यूएशन को हाईलाइट करने के लिए ही दिया है। क्वेश्चन में 10 एडजस्टमेंट हैं और उन एडजस्टमेंट की बेसिस पर रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं वो यहाँ पर हमें देखना है। लेकिन उससे पहले हमें ये भी देखना है क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पर पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर नेशनल लेजर अकाउंट्स मीन्स जर्नल एंट्री आपको करनी है और साथ में नेशनल लेजर अकाउंट्स भी प्रिपेयर करने हैं। नेशनल लेजर अकाउंट्स के अंदर अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर में लें तो इसमें मेनली 3 अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं। एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में अगर एडजस्टमेंट ज्यादा हो रहे हैं तो हमें बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर लेना होता है। इसके साथ साथ में बैलेंस शीट भी आपसे पूछा गया है, तो इसलिए मैंने यहां पर अकाउंट्स के फॉर्मेट एंड बैलेंस शीट पहले से ही बोर्ड पर की है, जिससे कि जर्नल एंट्रीज का इन अकाउंट्स पर क्या इफेक्ट होगा या बैलेंस शीट पर क्या इफेक्ट होगा, जर्नल एंट्री के साथ साथ हमें समझते जाएंगे। तो मैंने ये बैलेंस शीट पूरी कॉपी कर ली है, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर क्योंकि हम कैपिटल अकाउंट अलग से प्रिपेयर कर रहे हैं तो कैपिटल के बैलेंस चेंज होंगे, तो यहां पर हमें ये बैलेंस लायबिलिटी बैलेंस हम ऑलवेज सीआर बैलेंस होते हैं, इसलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां से इसको 3,60,000 एक ही कॉलम में एंड डी की कैपिटल है 3,60,000, क्योंकि कैपिटल चेंज होगी इसलिए इसको यहां से हम लोग हटा देते हैं। उसी तरह से हमने बैंक अकाउंट भी प्रिपेयर किया है, इसलिए बैंक का बैलेंस हमें पता है कि एसेट्स का बैलेंस ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए बैंक का जो बैलेंस है वो यहां पर डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है, अमाउंट 25,000। अब इसके बाद हमें एंट्रीज करनी है रिवैल्यूएशन में कि डीआर में डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। ये डीआर साइड आता है क्योंकि ये दोनों ही चीजें फर्म के लिए लॉस होती हैं। उसी तरह से सीआर साइड में हमें इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी लिखनी है, क्योंकि ये हमारा बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, इसलिए लॉसेस एंड एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट साइड एंड इनकम एंड प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो एंट्रीज करके हम इसको समझेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट है फर्नीचर इज रिड्यूस बाय 10%, मीन्स फर्नीचर की वैल्यू जो बैलेंस शीट में दी हुई है 40,000, ये 10% से रिड्यूस हो रही है। तो हमें 40,000 का 10% करना है, तो 4,000 से रिड्यूस हो रहा है, तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमें डेबिट करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, जिस एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है उसके नेम से आपको यहां लिखना है अमाउंट है बेटा 4,000। नरेशन बीइंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर डिक्रीज। एंट्री नंबर फर्स्ट कंप्लीटेड। मॉडर्न अकाउंटिंग में अब हम लोग बीइंग का यूज नरेशन देते समय नहीं करते हैं, तो आप वैल्यू ऑफ फर्नीचर डिक्रीज भी लिख सकते हैं। इफेक्ट क्या होगा हमारे अकाउंट्स के ऊपर, लेजर आपने 11th क्लास में किया हुआ है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर होगा, तो रिवैल्यूएशन के डीआर साइड में टू फर्नीचर के नेम से लिखना है, तो टू फर्नीचर अमाउंट 4,000 एंड बैलेंस शीट के अंदर जो फर्नीचर है हमारा 40,000 का, ये डिक्रीज हो जाएगा 4,000 से, तो फर्नीचर रहेगा 40,000 में से 4,000 लेस कर दोगे तो बचेगा 36,000। क्लियर?
नेक्स्ट एडजस्टमेंट, पेटेंट इज रिड्यूस टू 60%। पेटेंट इज रिड्यूस टू, यहां पर लैंग्वेज को समझना जरूरी है। पेटेंट घट के 60% हो गया, मीन्स 40% से पेटेंट कम हुआ है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितने से कम हुआ है वो हमें लिखना है। तो पेटेंट हमारी एसेट्स है और एसेट्स है तो इसमें भी डिक्रीज हो रहा है, तो लॉस हमें रिवैल्यूएशन में हो रहा है। तो डीआर साइड में हमें लिखना है पेटेंट की वैल्यू 75,000 है, 40% से 60% रह गया है, तो 40% से डिक्रीज हुआ है। तो 40% 75,000 का आपको करना है, तो ये अमाउंट आने वाला है बेटा 30,000। एंट्री नंबर सेकेंड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट decreasing value of asset, debit side of revaluation account. So revaluation account debit to name of assets, patent account. Narration, value of patent decreased, amount 30,000, amount 30,000। क्लियर? हमारे अकाउंट्स पर इसका क्या इफेक्ट होगा? देखिए, रिवैल्यूएशन के डीआर साइड में टू पेटेंट अकाउंट अमाउंट 30,000 एंड वैल्यू ऑफ पेटेंट डिक्रीज्ड, मींस पेटेंट की वैल्यू है 75,000, तो 30,000 हमें डिक्रीज करना है, तो अमाउंट आने वाला है 45,000, 75,000 माइनस 30,000। एडजस्टमेंट नंबर 3, पेटेंट ऑफ ₹30,000 वर टेकन ओवर बाय पार्टनर ए एंड बी इक्वली एट ₹24,000, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर रीवैल्यूड एट 18,000। अब समझिए, टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास 50,000 है, 30,000 का इन्वेस्टमेंट टेकन बाय पार्टनर ₹30,000 एंड रिमेनिंग बचा हमारे पास 20,000। तो 30,000 का जो इन्वेस्टमेंट है वो 24,000 में ए और बी इक्वली टेक ओवर कर रहे हैं बिजनेस से। तो इट मीन्स बिजनेस को लॉस हुआ कितने का? 30,000 माइनस 24,000 इक्वल टू 6,000 एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो अब रह गई बेटा 18,000। इट मीन्स यहां पर भी हमें लॉस हो रहा है टोटल 2,000 का। तो टोटल लॉस हो रहा है 2,000 का, तो टोटल लॉस हमारे पास 8,000 आ गया। तो यहां पर ये 8,000 रिवैल्यूएशन के डीआर साइड में हमें दिखाना है। क्लियर? तो एंट्री हमें क्या पास करनी है? एंट्री पास करोगे क्योंकि पार्टनर टेक ओवर कर रहे हैं, तो पार्टनर यहां पर क्या है? रिसीवर है, और जो रिसीवर होता है वो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट होता है। तो पार्टनर को यहां पर डेबिट करना है एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड लॉस हो रहा है टोटल लॉस, तो इधर लॉस का जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अमाउंट 24,000 का इन्वेस्टमेंट इक्वल टेक ओवर किया है, तो इक्वली टेक ओवर मीन्स 12,000 टू ए एंड 12,000 टू बी एंड लॉस हमें कितना हो रहा है? टोटल 8,000। तो टोटल अमाउंट 32,000। नरेशन, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट
टेकन बाय ओल्ड पार्टनर एंड वैल्यू ऑफ रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट डिक्रीज। अब हमारे लेजर अकाउंट्स पर क्या इफेक्ट होगा? देखिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डीआर साइड हमारा डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में हम लेजरिंग करेंगे टू रिवर्स नेम से, इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट अकाउंट अमाउंट 12,000 टू ए एंड 12,000 टू बी एंड रिवैल्यूएशन में कितना जाएगा? डीआर साइड में जाएगा 8,000। तो डीआर साइड रिवर्स नेम से लिखना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट अमाउंट टोटल डेबिट हो रहा है 8,000 एंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है 32,000 से। तो यहां पर हमारा इन्वेस्टमेंट है 50,000। 50,000 इन्वेस्टमेंट से अगर आपको 32,000 टोटल लेस कर देना है तो अमाउंट आने वाला है बेटा 18,000। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिमेनिंग इज 18,000। सो इन्वेस्टमेंट हमारा 50,000 यहां पर था, 18,000 अब इन द प्लेस ऑफ 50,000 लिख लेना है। इसे क्लियर कर देते हैं जिससे कि आगे की एंट्रीज हमारी हो जाए। एडजस्टमेंट नंबर 4, बिल्डिंग एप्रिसिएटेड टू एड और टू ₹5,50,000। बिल्डिंग एप्रिसिएटेड टू मीन्स बिल्डिंग बढ़कर 5,50,000 हो गया है। तो बिल्डिंग की बुक वैल्यू 5 लाख है और हमारे पास दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज ₹5,50,000। तो ये 50,000 से इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स कितना आता है? रिवैल्यूएशन के सीआर आता है। तो रिवैल्यूएशन को यहाँ पर सीआर करना है और एसेट्स को डीआर करना है। नेक्स्ट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज। क्लियर? कितने से? 50,000 रुपीज। देखिए अब अकाउंट पर क्या इफेक्ट होगा? यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट सीआर हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर साइड में आपको बाय बिल्डिंग लिखना है 50,000 एंड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज इंक्रीज। सो बिल्डिंग की वैल्यू 5 लाख, अब 50,000 और इंक्रीज हो गया, तो टोटल बिल्डिंग हो गई बेटा 5,50,000। तो 5,50,000 आपको इधर लिख लेना है। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, प्लांट एंड मशीनरी बी वैल्यूड एट 125%। मीन्स प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू की गई है वो अब प्रेजेंट वैल्यू के 125% है। तो इट मीन्स 25% से इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। प्लांट एंड मशीनरी क्वेश्चन में 80,000 दी हुई है, तो 80,000 का आपको 25% से इंक्रीज करना है। प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 125%। इट मीन्स 25% इंक्रीज हुआ है, तो कितने से इंक्रीज करेंगे आप? 80,000 मल्टीप्लाई बाय 25% मीन्स 20,000। तो वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज so that it will be shown in CR side of revaluation account। एंट्री हम पास करेंगे
प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू devaluation account. Narration, value of plant and machinery increased, amount 20,000. इस एंट्री का हमारे लेजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट पर क्या इफेक्ट है? पहले प्लांट एंड मशीनरी था 80,000, 20,000 और इंक्रीज हो जाएगा, तो 80,000 से की प्लेस पर हम 20,000 और ऐड कर देंगे, तो अमाउंट आएगा 1 लाख। एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट सीआर हो रहा है, तो सीआर साइड में आपको लिखना है बाय प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट 20,000। पॉइंट नंबर 6, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20%। तो लैंग्वेज यहां पर समझेंगे कि स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20%। जो स्टॉक की वैल्यू 80,000 दी हुई है वो पहले से ही 20% लेस देन प्रेजेंट वैल्यू है। तो प्रेजेंट वैल्यू आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक, टोटल बुक वैल्यू ऑफ द स्टॉक दिया हुआ 80,000, ये 20% लेस है, मीन्स तो 100 माइनस 20 कर दोगे तो ये 80%, अगर इससे डिवाइड कर दोगे तो ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगा 1 लाख रुपीज। तो इस समय जो गुडविल की वैल्यू है वो 1 लाख रुपीज है। कि अगर क्वेश्चन के अंदर अंडर वैल्यू दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है कि इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो टोटल अब स्टॉक की वैल्यू 1 लाख है, पहले थी 80,000, तो अब इंक्रीज कितने से हुई है? इंक्रीज हुई 20,000 रुपीज से। तो स्टॉक एसेट्स है और ये इंक्रीज होता है, तो ये बेनिफिट हमारे लिए रिवैल्यूएशन सीआर में जाएगा। तो एसेट्स को आपको डेबिट करना है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन, वैल्यू ऑफ स्टॉक increased by rupees 20,000। अब हमारे लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट पर इसका क्या इफेक्ट होगा? देखिए, रिवेल स्टॉक डेबिट हो रहा है, तो डेबिट मींस इंक्रीज इन स्टॉक। तो स्टॉक पहले 80,000 था, अब स्टॉक 20,000 और ऐड हो जाएगा, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक 1 लाख यहां पर शो करेंगे। एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा सीआर साइड हो रहा है, तो सीआर साइड में बाय स्टॉक अकाउंट 20,000 आपको लिखना है। अंडर वैल्यूड अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इट मींस इंक्रीज करना है, और अगर ओवर वैल्यूड दिया हुआ है तो इट मींस डिक्रीज करना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन को आपको ध्यान में रखना है, कैलकुलेशन हमें किस तरह से करनी है। पॉइंट नंबर 7, ए क्रेडिटर ऑफ ₹20,000 इज नॉट लाइकली टू क्लेम हिज मनी एंड टू बी रिटन ऑफ। एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि 20,000 की क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम ऑफ हिज मनी, मीन्स क्रेडिटर की वैल्यू 20,000 से हमें कम करनी है, क्योंकि इसका पेमेंट हमें नहीं करना, वो अपना क्लेम छोड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी होती है तो ये रिवैल्यूएशन के सीआर साइड में आती है। इसके साथ में इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट और है कि 5% ऑफ द प्रोविजन इज क्रेडिटेड ऑन रिमेनिंग क्रेडिटर फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। ये एडजस्टमेंट ऑफ
फाइनल अकाउंट 11th क्लास में आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 5% करना है। तो लायबिलिटी पर अगर प्रोविजन करना होता है तो वो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर साइड में आता है। एसेट पर कोई प्रोविजन करना है तो वो रिवैल्यूएशन के डीआर साइड में आपको शो करना है। तो यहाँ पर क्रेडिटर पर लायबिलिटी पर प्रोविजन करना है तो रिवैल्यूएशन सीआर होगा, लेकिन अमाउंट आपको किस तरह से लिखना है। देखिए क्रेडिटर की वैल्यू हमारे पास कितना था, टोटल वैल्यू ऑफ क्रेडिटर इज 1 लाख। इसमें से टोटल क्रेडिटर 20,000 अपना राइट छोड़ रहे हैं। इट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्रेडिटर इज 80,000। 80,000 पर आपको प्रोविजन लगाना है 5%, मीन्स 4,000 का प्रोविजन आपको लगाना है। तो एंट्री आपको क्या करनी है, एंट्री नंबर 7, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर मीन्स रिवैल्यूएशन सीआर जाएगा तो क्रेडिटर को आपको डेबिट करना है। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर डिक्रीज एंड 5% प्रोविजन क्रिएटेड फॉर डिस्काउंट। अमाउंट कितना आएगा, 20,000 वैल्यू ऑफ क्रेडिटर, इधर डिक्रीज हो रहा है, एंड 4,000 का प्रोविजन करना है तो टोटल 24,000। ये 7 एंट्री कंप्लीटेड। लेकिन लेजर अकाउंट पर इसका क्या इफेक्ट होगा ये हमें देखना है, करना है। तो सबसे पहले क्रेडिटर्स 20,000 डिक्रीज होगा तो क्रेडिटर की वैल्यू लायबिलिटी साइड में 1 लाख दी हुई है तो क्रेडिटर की वैल्यू इस समय कितनी हो जाएगी, 80,000। 20,000 आप डिक्रीज कर देंगे तो ये 80,000 हो जाएगी। लेकिन साथ में प्रोविजन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर हमें बनाना है तो यहां पर प्रोविजन लेस कर देंगे तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर अमाउंट रुपीज 4,000, टोटल 76,000 क्रेडिटर में यहां पर आपको लिखना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा सीआर हो रहा है तो सीआर साइड में हमें क्रेडिटर एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर के लिंक से लिखना है। तो इधर क्रेडिटर्स अकाउंट एंड बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अमाउंट 20,000 क्रेडिटर एंड 4,000 अमाउंट डिस्काउंट। क्लियर। पॉइंट नंबर 8, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल बी पे ऑफ। मीन्स जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमें दिया हुआ है 10,000, ये पार्टनरशिप फर्म ने इसका अमाउंट पे कर दिया है तो यहां पर एंट्री करनी है। तो एंट्री स्पेस नहीं है इसलिए दोबारा से इसको क्लियर कर देंगे और नेक्स्ट एंट्री कंटिन्यू करेंगे। तो पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस मीन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको पे करना है तो एंट्री आपको करनी है। जब एक्सपेंसेस पे करते हैं तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट
यहां पर एक लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, सेम एज अनदर एसेट डिक्रीज हो रही है, तो रिवैल्यूएशन पर इसका इफेक्ट नहीं होगा, इससे फर्म को कोई लॉस नहीं हुआ। तो अमाउंट यहां पर आने वाला है बेटा 10,000 अमाउंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का पे करेंगे तो 10,000 इधर आ जाएगा। एंड नरेशन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, एंट्री नंबर 8 is completed. Point number 9, an unrecorded liability on account of damage of rupees 7,000 is settled at 5,000. देखिए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, मींस बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ये नहीं दी हुई है, तो यहां पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7,000 की ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, जिसका पेमेंट हमें 5,000 में करना है। तो इट मींस अब यहां पर पहले से रिकॉर्डेड लायबिलिटी नहीं है, लेकिन उसका पेमेंट करना है, तो ये हमारे लिए लॉस है, क्योंकि लायबिलिटी रीजनरेट हो रही है। उस कंडीशन में इंक्रीज वैल्यू ऑफ लायबिलिटी होती है, तो रिवैल्यूएशन के डीआर साइड में हम शो करते हैं। तो एंट्री हमें करनी है नेक्स्ट एंट्री नंबर 9, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की जगह पर आपको रिवैल्यूएशन नेम से एंट्री करनी है टू बैंक अकाउंट। अमाउंट 7,000 की लायबिलिटी थी अनरिकॉर्डेड, लेकिन 5,000 पे कर रहे हैं, तो हमारे तो 5,000 ही लॉस है, तो 5,000 अमाउंट आपको इधर पुट करना है। नरेशन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड, इसका हमारे रिजल्ट पर क्या इफेक्ट होगा ये हमें देखना है। तो रिवैल्यूएशन के डीआर हो रहा 5,000, तो रिवैल्यूएशन में आपको डीआर करना है टू बैंक अकाउंट। 5,000 अमाउंट क्लियर, एंड बैंक अकाउंट सीआर हो रहा है, तो बैंक अकाउंट के लेजर अकाउंट में आपको बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट सीआर साइड लिखना है। अमाउंट 5,000। पॉइंट नंबर लास्ट एंड 10, पॉइंट नंबर लास्ट एंड 10, expensive revaluation of assets paid rupees 10,000। एक्सपेंसेस पे करना है रिवैल्यूएशन का, तो रिवैल्यूएशन पीएनएल अकाउंट का ही पार्ट है, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डीआर साइड में आते हैं, तो डीआर साइड में हमें इसको शो करना है। तो उस कंडीशन में बेटा एक्सपेंसेस ऑलरेडी डेबिट होती हैं, तो लेकिन यहाँ पर ये एक्सपेंसेस पहले से रिकॉर्ड नहीं है, तो रिवैल्यूएशन से इसका इफेक्ट हम शो करेंगे। तो एंट्री होने वाली है बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन एक्सपेंसेस ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स पेड, अमाउंट 10,000। अब इसका हमारे लेजर अकाउंट पर क्या इफेक्ट होगा, देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं 10,000 से, तो डीआर साइड में ये रिवर्स नेम क्या आएगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में आप एक्सपेंसेस लिख सकते हैं, अमाउंट 10,000 रुपीज, एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है
तो बैंक के लेजर अकाउंट में क्रेडिट साइड में आपको बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखना है अमाउंट 10,000 रुपीज। नेक्स्ट, ये जनरल एंट्रीज हमारी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हो गई, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये फुल क्वेश्चन है। सी पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उससे रिलेटेड एंट्रीज भी हमको करनी है। स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो सी इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर, ब्रिंग इन रुपीज 4 लाख एज कैपिटल एंड 40,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। तो सी 4 लाख कैपिटल लेके आ रहा है एंड 40,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है। तो हमें एंट्री क्या करनी है बेटा, क्योंकि बैंक अकाउंट ही हमारा बैलेंस शीट में ओपन है तो हमें बैंक अकाउंट ही करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अमाउंट सी कंट्रीब्यूटेड रुपीज 4 लाख एज ए कैपिटल एंड 40,000 एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल। इट मीन्स 4,40,000 बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है। नरेशन कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल brought by C। इस एंट्री का हमारे लेजर अकाउंट्स पर क्या इफेक्ट होगा देख लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आपको सीज कैपिटल अकाउंट एंड प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से लिखना है। तो डेबिट साइड टू सीज कैपिटल अकाउंट अमाउंट 4 लाख रुपीज एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट 40,000 रुपीज। कैपिटल अकाउंट हमारा सीआर हो रहा है तो सीआर साइड में आर बाय बैंक अकाउंट के नाम से सी के कॉलम में लिखना है 4 लाख रुपीज। प्रीमियम फॉर गुडविल हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो यहां पर ओल्ड रेशियो हमारा इक्वल दिया हुआ है और न्यू रेशियो किस तरह से कैलकुलेट करना है ये कुछ नहीं दे रखा। सिंपल कंडीशन होती है इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के इक्वलेंट ही होता है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को हमें ओल्ड पार्टनर में उनके सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की सेकंड कंडीशन है। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश विच इज रिटेन इन बिजनेस। तो ये सेकंड कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग हम इस प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर मीन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए एंट्री के लिए स्पेस निकाल लेते हैं, इसे क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यहां पर ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइजर है एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट। गुडविल अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 दिया हुआ है। इनका सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल आएगा तो इक्वली डिवाइड आपको करना है 20,000 टू ए एंड 20,000 टू बी। नरेशन प्रीमियम फॉर
गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड in sacrifice ratio 1:1. एंट्री कंप्लीट। लेजर अकाउंट में आपको किस तरह से शो करना है, देखिए एज कैपिटल अकाउंट एंड बीस कैपिटल अकाउंट सीआर हो रहा है, तो सीआर साइड में कैपिटल अकाउंट में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल यहां पर आएगा और 20,000 टू ए एंड 20,000 टू बी। क्लियर। अब इसके बाद हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल कर लेना है और रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल करने पर हमें ये देखना है कि रिवैल्यूएशन से हमें लॉस आ रहा है या प्रॉफिट आ रहा है। तो टोटल कर लेंगे 50,000, 20,000, 20,000, 90,000, 90, 1,00,000, 10,000 and 1,24,000। सीआर का टोटल 1,24,000 एंड डीआर का टोटल 34, 42, 52 and 57,000। डीआर का टोटल 57,000। इट मीन्स 67,000 रुपीज का हमें ये, क्योंकि सीआर साइड का टोटल एक्सेस है तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ। टोटल इसका 1,24,000, 1,24,000 एंड प्रॉफिट 67,000। डेबिट साइड टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स में इस प्रॉफिट को हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो ओल्ड पार्टनर हमारे पास है एज कैपिटल एंड बीस कैपिटल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग है तो इक्वल डिवाइड कर देंगे। अमाउंट आएगा बेटा 67,000 का इक्वल डिवाइड कर देंगे टू पार्ट में, तो 33,500 टू ए एंड 33,500 टू बी। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की हमें जनरल एंट्री करनी है तो इस एंट्री को और हमें पास करना है। डेबिट साइड में आ रहा है तो यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। अमाउंट टोटल प्रॉफिट 67,000 डिवाइड द रेशियो हो जाएगा बेटा कितना 33,500 टू ए एंड 33,500 टू बी। क्लियर। नरेशन प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स in their old profit sharing ratio. Old profit sharing ratio means 1:1. एंट्री कंप्लीटेड। अब इसकी लेजरिंग करनी है तो रिवैल्यूएशन के डीआर साइड में तो हम लिख ही चुके हैं। अब हमें कैपिटल अकाउंट में लिखना है तो कैपिटल अकाउंट यहां पर सीआर हो रहा है तो सीआर साइड में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट ब्रैकेट में आप शो कर सकते हैं अमाउंट 33,500 टू X and 33,500 to Y।
टोटल अब पूरा टोटल कर लेंगे। रीवैल्यूड अकाउंट तो क्लोज हो गया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। सीआरआर का टोटल कर लीजिए आप। सीआरआर का टोटल करेंगे तो ये अमाउंट आने वाला है 4,13,500। बी का टोटल कर लेंगे, सेम आएगा 4,13,500 एंड सी का टोटल 4 लाख। इस टोटल को आपको इधर लिखना है 4,13,500, 4,13,500 टू बी एंड 4 लाख टू सी। टू बैलेंस कैरी डाउन। 4,13,500 में से 12,000 लेस कर देंगे तो अमाउंट आएगा बेटा 4,01,500 टू ए के कॉलम ए का बैलेंस बचेगा एंड 4,01,500 बी का बैलेंस बचेगा एंड 4 लाख सी का बैलेंस। इस तरह से आपको कर देना है। कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया। ये कैपिटल अकाउंट आपको एबीसी लायबिलिटी साइड में पुट करना है 4,01,500 टू ए एंड 4,01,500 टू बी एंड सी का टोटल 4 लाख। इनका आप टोटल करेंगे तो आउटर कॉलम में आपको लिखना है 12,03,000। क्लियर? इसके बाद अब ये बैंक अकाउंट का बैलेंस हमें करना है तो बैंक अकाउंट का टोटल कर लीजिए आप 4,65,000 टोटल डेबिट साइड एंड 4,65,000 क्रेडिट साइड टोटल लिख लेंगे। इसमें से 15,000 को आप लेस कर देंगे तो ये अमाउंट आने वाला है 4,50,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्लियर? इस बैलेंस को आपको ऐसे साइड में जो बैंक दिया हुआ है इसमें लिख लीजिए 4,50,000। क्लियर? बैलेंस शीट का आपको टोटल कर लेना है। बैलेंस शीट का आपको टोटल कर लेना है और दोनों साइड बैलेंस शीट के इक्वल आने चाहिए। तो टोटल आप करेंगे तो 12,99,000 लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया एंड 12,99,000 ऐसे साइड का टोटल आ गया। ये क्लोज हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपने जनरलिटीज किस तरह से की जाती हैं वो आपने देखा और साथ में हमें पर्टिकुलर अकाउंट में क्या इफेक्ट इसका होता है वो हमने देखा। मैंने 1 by 1 मैंने एंट्रीज कराई हैं। आप लोग कंबाइन एंट्रीज भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कुछ स्पेशल प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, स्पेसिफिक रिजर्व्स एंड रेवेन्यू रिजर्व्स को लेकर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ रहूंगा। उसको आप जरूर देखें। थैंक यू। In next video, we will be includes accounting for free reserve and undistributed profit, accumulate loss and fictitious assets, as well as specific reserve and provisions.